वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सामाजिक अंकेक्षण का आगे वाला पार्ट, जिसमें बच गया था धारा। टोटल हमने यहाँ पे देखा था कि 15 धाराएं जो हैं यहाँ पे हमने देखी थी। ठीक है, तो इस 15 धाराओं को हम कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में, और फिर उसके बाद सूचना का अधिकार जो अधिनियम है उसको हम थोड़ा सा जानेंगे कि क्या होता है, और फिर इसका ही मैंने सामाजिक अंकेक्षण का जो है यहाँ पे MCQ रखा है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं धारा 11। 10 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। 10 तक ये था कि जो धारा 10 में ये बताया गया था कि जो क्लस्टर स्तरीय एग्जिट कॉन्फ्रेंस के बारे में, मतलब ऐसा कॉन्फ्रेंस जहाँ पे क्या किया जाता है कि जैसे कि सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया जो है ये कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद क्लस्टर स्तर पर ये क्या किया जाता है, एक निकास सम्मेलन आयोजित किया जाता है। मतलब एग्जिट के लिए, मतलब ख़त्म हो गया करके एक सम्मेलन आयोजित किया जाता है। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता कलेक्टर द्वारा की जाती है, या फिर अगर कलेक्टर नहीं है तो उसकी नियुक्ति के द्वारा कोई भी डिप्टी कलेक्टर श्रेणी से नीचे का नहीं होगा। ठीक है, अब सम्मेलन में कौन कौन आयोजित होंगे ये भी हमने देखा था, जैसे कि श्रमिक, जनप्रतिनिधि, वहाँ के आधिकारिक पदाधिकारी, स्वतंत्र पर्यवेक्षक और मीडिया के प्रतिनिधि, ये सारे लोग शामिल होंगे। अब नेक्स्ट हम देखेंगे धारा 11। इसमें बताया गया है कि अनुवर्ती कार्यवाही, अब कोई भी कार्यवाही होगा उसमें कार्यवाही कौन करेगा, तो जिला कार्यक्रम समन्वयक मतलब जिला कलेक्टर हो गया, और मनरेगा का आयुक्त अधिकारी जो है। अब मनरेगा आयुक्त कौन हो गया, पंच सरपंच इनको कहेंगे। मनरेगा योजना का उल्लंघन होने पर मनरेगा की धारा 19 के तहत शिकायत दर्ज किया जाएगा। मतलब मनरेगा योजना के तहत अगर कोई भी उल्लंघन होता है तो उसके धारा 19 के तहत उनके ऊपर शिकायत दर्ज किया जाएगा। जैसे कि निकासी बैठक होती है। निकासी बैठक मतलब वही सामाजिक अंकेक्षण खत्म होने के बाद निकासी सम्मेलन किया जाता है। उस बैठक की तारीख से 15 दिन के भीतर जो भी दोषी होगा, जो भी भ्रष्टाचार किया है, कोई भी मनरेगा का कोई कार्य जो है उसमें उल्लंघन किया है, तो उस दोषी पाए गए व्यक्ति को 15 दिन के भीतर, यहाँ पे कब, कौन से 15 दिन के भीतर, अब कैसे जानेंगे, तो निकासी सम्मेलन के जो है 15 दिन के भीतर जो है यहाँ पे दोषी के ऊपर कार्यवाही किया जाएगा, और ये कार्यवाही करते हैं कलेक्टर जो होते हैं। अगर कोई भी राशि जो है वसूल की गई है, सही मायने में श्रमिकों की है, अगर वो राशि, अगर कोई भी राशि जो है श्रमिकों की होती है, और वो राशि जो है कहीं से कहीं ना कहीं ये आधिकारिक लेवल के लोग जो है ये इसको वसूल करके रख रहे हैं, अपने पॉकेट में भर रहे हैं, तो वसूली की जो तारीख है उसके 7 दिन के भीतर उनको वापस किया जाएगा जो भी उनकी राशि है। यदि कोई राशि का गमन पाया गया है, ठीक है, और राशि का पुनः भुगतान करने में विफल रहता है, तो इसके विरुद्ध क्या होता है, राजस्व वसूली अधिनियम 1998 के अनुसार राशि वसूली जाएगी। निकासी बैठक के 6 माह के भीतर पूरा किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया में प्रशासन की भूमिका। प्रशासन की क्या भूमिका होती है, ये जो सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया होती है उसमें, सामाजिक अंकेक्षण का प्रोसीजर होता है, उसमें प्रशासन की क्या भूमिका होती है, तो प्रशासन की भूमिका बस इतनी होती है कि जो सामाजिक अंकेक्षण कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा जो भी कार्य किया गया है, इसके द्वारा क्या किया जाता है, एक स्वतंत्र मूल्यांकन होता है। ठीक है, अगर प्रशासनिक जो भी ये चल रहा है, ये प्रक्रिया में कोई भी हस्तक्षेप डालता है, हस्तक्षेप करता है, या फिर उसको प्रभावित करने की किसी भी तरीके से प्रयास करता है, तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा। मनरेगा कार्यान्वयन से संबंधित सभी अधिकारिक कर्मचारी सामाजिक अंकेक्षण के संचालन में सहयोग करेंगे। तो मनरेगा कार्यान्वयन से संबंधित सभी अधिकारिक, मनरेगा का जो कार्यान्वयन से संबंधित सभी अधिकारिक कर्मचारी, जो भी अधिकारी लेवल पे कर्मचारी होंगे, वो सामाजिक अंकेक्षण के संचालन में सहयोग करेंगे यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है सामाजिक अंकेक्षण दल के लिए आचार संहिता। सामाजिक अंकेक्षण दल के लिए क्या होगा, यहाँ पे धारा 13 में ये बताया गया है कि आचार संहिता, सामाजिक अंकेक्षण टीमों द्वारा अधोलिखित आचार संहिता का पालन अनिवार्य रूप से किया जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या किया जाता है, सामाजिक अंकेक्षण जो ग्रुप होते हैं उनके लिए आचार संहिता यहाँ पे, तो इसमें क्या किया जाता है, जो भी आचार संहिता में लिखा जाता है, अधोलिखित आचार संहिता जो होती है उसका पालन करना अनिवार्य रूप से यहाँ पे ज़रूरी है। अब क्या है कि सामाजिक अंकेक्षण जो दल होती है वो अपने कार्य में उच्च स्तरीय पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा का प्रदर्शन करेंगे। मतलब यहाँ पे वो ट्रांसपेरेंसी बनाए रखेंगे, जो भी होगी सही चीज़ मतलब वो यहाँ पे नोट करेंगे, एक पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी बनाए रखेंगे, और यहाँ पे कहीं ना कहीं वो क्यों यहाँ पे ऑडिट किया जा रहा है यार, ताकि जो आम जनता है उनकी जो भी प्रॉब्लम है वो एक तरीके से लिख सकें, एक तरीके से बता सकें,
वो अपनी प्रॉब्लम्स इनको शेयर कर सकें। तो कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी होना ज़रूरी है और सही चीज़ों का साथ देना यहाँ पे ज़रूरी है। और सामाजिक अंकेक्षण का निष्पादन जो है ग्रामों में क्या करेंगे, गरिमा के साथ करेंगे। मनरेगा योजना के मजदूर परिवार द्वारा व्यवस्था किए गए अथवा स्व सहायता समूहों द्वारा व्यवस्था किए गए भोजन को ही ग्रहण करेंगे और इसके एवज में वे यथा आवश्यक भुगतान करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे क्या किया जाएगा, जो भी फूड बनाया जाएगा तो या तो वो स्व सहायता समूह द्वारा तैयार किया जाएगा या फिर मनरेगा के मजदूर द्वारा व्यवस्था किया जाएगा, उसी भोजन को इन लोग ग्रहण करेंगे। सामाजिक अंकेक्षण टीम सामाजिक अंकेक्षण अवधि के दौरान केवल मनरेगा योजना के मजदूरों के घर में अथवा किसी भी शासकीय भवनों में ही निवास करेंगे। सामाजिक अंकेक्षण टीम जो है यहाँ पे क्या करेंगे, सामाजिक अंकेक्षण टीम जो है जब ये सोशल ऑडिट होगा उस टाइम पे मनरेगा योजना के मजदूरों के घर में या फिर शासकीय भवनों में ही निवास करेंगे। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी मतलब होटल वगैरह उनको दिया जाएगा, ऐसा नहीं। यहाँ पे सामाजिक अंकेक्षण जो टीम होती है वो सोशल ऑडिट के टाइम पे मजदूरों के घर पे, मनरेगा मजदूरों के घर पे और शासकीय भवनों में ही निवास करेंगे। नेक्स्ट है वे अपने महिला अंकेक्षक साथियों के साथ गरिमा के साथ व्यवहार करेंगे। जो भी उसमें महिला जो है रहेंगी उनके साथ जो है गरिमा के साथ व्यवहार करेंगे। वे आवश्यक पड़ने पर पास के ग्राम में सामाजिक अंकेक्षण टीम को उनके सामाजिक प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सहयोग करेंगे। अगर जैसे ज़रूरत पड़ता है तो पास के गाँव में भी अगर सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया चल रही है तो ये जो टीम होगी ये बगल वाले गाँव में भी जाके उस सामाजिक अंकेक्षण टीम का जो है सहयोग करेंगे। मतलब आसपास के गाँव में जो है यहाँ पे अगर सामाजिक अंकेक्षण चल रहा है तो एक सामाजिक अंकेक्षण टीम जो है दूसरे सामाजिक अंकेक्षण टीम का यहाँ पे सहयोग करेगा। वे कार्य के दौरान जो है मदिरा मादक वस्तुओं का यहाँ पे सेवन नहीं करेंगे। जैसे जो भी नशे वाली चीज़ है यहाँ पे ये यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे जब ये कार्य चलता रहेगा, सामाजिक अंकेक्षण चलता रहेगा, वे किसी भी क्रियान्वयन एजेंसियों से किसी भी प्रकार का कृपा वित्तीय या गैर वित्तीय लाभ और पक्ष नहीं लेंगे। ठीक है, कोई भी एजेंसी से क्रियान्वयन एजेंसी से यहाँ पे क्या करेंगे, कोई भी लाभ लेने की, कोई भी हेल्प लेने की यहाँ पे मतलब प्रक्रिया इसमें नहीं होनी चाहिए। तो आचार संहिता में क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड है, जैसे कि पारदर्शिता होनी चाहिए, सत्यनिष्ठा बनाए रखनी चाहिए, उनके अंदर जो भी फीमेल स्टाफ होगी उसके साथ एक गरिमा के साथ व्यवहार करेंगे। मनरेगा मजदूर के द्वारा जो तैयार किया भोजन होगा, स्व सहायता समूह के द्वारा तैयार किया भोजन होगा, उसको ही ग्रहण करेंगे। मनरेगा मजदूरों के घर में या फिर शासकीय भवनों में वो निवास करेंगे। आवश्यक पड़ने पे वो दूसरे गांव में जैसे सामाजिक अंकेक्षण टीम है उसका भी हेल्प करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हो जाती है सामाजिक अंकेक्षण दल के लिए आचार संहिता जो लगती है उसमें ये सारे पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं। और अगर जैसे कि ये जो पॉइंट्स यहाँ पे सामाजिक अंकेक्षण के लिए दिया गया है, सामाजिक अंकेक्षण दल के लिए आचार संहिता के टाइम पे मतलब यहाँ पे क्या क्या वो चीज़ें यहाँ पे फॉलो करेंगे। अगर वो इस चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं, इसका उल्लंघन करते हैं, तो इस केस में उनके ऊपर सामाजिक अंकेक्षण, ये जो सामाजिक अंकेक्षण सोशल ऑडिट चलता रहेगा, इस सेवाओं को तुरंत ही वहाँ पे अंतिम रूप से समाप्त कर दिया जाएगा। मतलब तुरंत ही वहाँ पे लास्ट ख़त्म कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है धारा 14 और धारा 15 हमारा धारा बच गया। तो धारा 14 में है समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण। समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण मतलब यहाँ पे दिया गया है कि सामाजिक लेखा परीक्षा सार्वजनिक सत्कर्ता की एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए। मतलब एकजुट की प्रक्रिया होनी चाहिए। जो भी सामाजिक लेखा परीक्षा सार्वजनिक सतर्कता की एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए, एक कंटिन्यू प्रक्रिया होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक कंटिन्यू प्रक्रिया होनी चाहिए। सतत विकास कहते हैं तो कंटिन्यू जिसमें डेवलपमेंट होता है उसको कहते हैं। तो सतत का मतलब यही होता है कि कंटिन्यूएशन। इसलिए वैधानिक आवश्यकता ये है कि वर्ष में 2 बार सामाजिक लेखा परीक्षा की जाए। तो वर्ष में 2 बार, वही 6-6 महीने में यहाँ पे सामाजिक लेखा परीक्षा जो है की जाती है। तो सामाजिक लेखा परीक्षा सार्वजनिक सतर्कता की एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए। मतलब सार्वजनिक सतर्कता की एक क्या है, कंटिन्यू प्रोसेस है, कंटिन्यू प्रक्रिया है यहाँ पे। इसलिए ये चीज़ें जो है ये वर्ष में 2 बार की जाती है। इससे प्राथमिक हितधारकों द्वारा मांग के अनुसार सामाजिक लेखा परीक्षा करने के लिए स्वतंत्र पहल की सुविधा होगी। इस उद्देश्य के लिए
गांव में अगर सामाजिक अंकेक्षण पूरा होने के बाद गांव के ग्राम सामाजिक अंकेक्षण VASA अन्य कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर ऊपर उल्लेखित नियम 6, 1 और 2 की प्रक्रिया का पालन करते हुए महीना में एक बार स्वयं समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण कर सकते हैं। तो गांव में अगर सामाजिक अंकेक्षण पूरा होने के बाद, जैसे गांव में सामाजिक अंकेक्षण पूरा हुआ, तो गांव में सामाजिक अंकेक्षण पूरा होने के बाद जो अन्य कार्यकर्ता होंगे, ठीक है, अन्य कार्यकर्ता होंगे वो अपने में ही क्या कर सकते हैं, महीने में कम से कम एक बार खुद में एक बार समवर्ती वहीं के लोग मिलकर सामाजिक अंकेक्षण कर सकते हैं। जैसे कि उनको पता है कि साल में 2 बार सामाजिक अंकेक्षण होना है, तो वो किस तरीके से होता है ये चीज़ों को गाँव में फैलाने के लिए एटलीस्ट महीने में एक बार ये क्या कर सकते हैं, सामाजिक अंकेक्षण एक बार समाप्त होने के बाद वो खुद में एक बार ये चीज़ें समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण कर सकते हैं। समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण की रिपोर्ट के साथ साथ की गई कार्यवाही की रिपोर्ट अगली ग्राम सभा के समक्ष रखी जानी चाहिए। तो ये जो समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण की रिपोर्ट होगी ये अगली ग्राम सभा के समक्ष रखी जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है CEO JP कार्यक्रम अधिकारी द्वारा मासिक बैठक में समवर्ती सामाजिक लेखा परीक्षा में की गई सभी टिप्पणियों पर त्वरित कार्यवाही शुरू की जाएगी। जो भी वहाँ पे अगर जैसे ये समवर्ती सामाजिक लेखा परीक्षा जो होती है ये महीने में मासिक बैठक में क्या की जाएगी, यहाँ पे जो भी टिप्पणी होती है उसको बताया जाएगा और उसके ऊपर कार्यवाही शुरू की जाएगी। अनुवर्ती बैठक में भाग लेने और ग्राम सामाजिक लेखा परीक्षकों द्वारा समवर्ती सामाजिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के दौरान CGSU अपने सामाजिक लेखा परीक्षा निधि से उनके भोजन भत्ते और मानदेय का भुगतान करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है धारा 15। धारा 15 में हम आगे बढ़ते हैं। सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया के लिए बजट कितना है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के मनरेगा योजना के कुल बजट का 6% प्रशासनिक व्यय पर खर्च होगा। तो यहाँ पे ग्रामीण विकास मंत्रालय के मनरेगा योजना के कुल 6% का जो है प्रशासनिक व्यय, यहाँ पे जैसे मनरेगा के लिए जो भी राशि आती है, मनरेगा के लिए सरकार से जो भी राशि आती है उस राशि का 6% जो है यहाँ पे सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया के लिए यहाँ पे यूज़ होगा। इस वार्षिक व्यय का कम से कम 0.5% और अधिकतम 1% सामाजिक लेखा अंकेक्षण परीक्षा निधि के रूप में आवंटित करेगी। ठीक है। तो यहाँ पे हमको ये याद रखना ज़रूरी है कि 6% प्रशासनिक व्यय यहाँ पे खर्च होगा जो भी मनरेगा के तहत। ठीक है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के मनरेगा योजना के कुल बजट का 6%, मतलब मनरेगा के लिए जो भी राशि आती है उसका 6% यहाँ पे खर्च होगा सामाजिक अंकेक्षण के लिए। अब सामाजिक अंकेक्षण संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। तो सामाजिक अंकेक्षण संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है यहाँ पे? तो वही बताया गया है यहाँ पे जो भी यहाँ पे सामाजिक अंकेक्षण कहाँ किया जाता है, मेन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेन गाँव के लिए है। तो गाँव में विकास करने के लिए, तो वो शासन के साथ यहाँ पे काम कर सकें। ठीक है। कानूनों एवं नीतियों के क्रियान्वयन, मूल्यांकन एवं पर्यवेक्षण में सार्वजनिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना होता है। मतलब किसी भी चीज़ का यहाँ पे उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अगर कोई चीज़, कोई योजना आई है, उसके तहत राशि आई है, तो उसके तहत जो है ग्रामीण लोगों को लाभ मिलना चाहिए, लोगों को लाभ मिलना चाहिए। तो इसका मेन तथ्य तो यही है, आप समझ सकते हैं। अब सामाजिक अंकेक्षण शब्द की शुरुआत जो है ये 1950 में हुई है। इसका उद्गम जो है अमेरिका से हुआ है। और वहीं अगर विधिक रूप से सामाजिक अंकेक्षण कहाँ लागू हुआ है, तो मतलब विधिक रूप से सामाजिक अंकेक्षण लागू हुआ है स्वीडन में पहली बार। त्रिस्तरीय पंचायती राज में सामाजिक अंकेक्षण लागू कब हुआ है? तो त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत और क्या बोलते हैं, जनपद पंचायत, जिला पंचायत में 3 स्तरीय में जो है पंचायती राज सामाजिक अंकेक्षण लागू जो हुआ है 30 अक्टूबर 1996 से हुआ है। ग्राम पंचायतों के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। सामाजिक अंकेक्षण की सूचना और घोषणा जो है 1 माह पूर्व जो है यहाँ पे दी जाती है। तो सामाजिक अंकेक्षण की सूचना और घोषणा यहाँ पे 1 माह पहले जो है ग्राम सभा द्वारा जो है यहाँ पे दी जाती है, और 1 माह पूर्व यहाँ पे दी जाती है। ग्राम पंचायतों के कार्य का सामाजिक अंकेक्षण जो है यहाँ पे ग्राम सभा द्वारा, यहाँ पे अगर मूल रूप से किसका यहाँ पे हाथ होता है पूछा जाएगा तो ग्राम सभा द्वारा होता है, और इसकी जानकारी जो है 1 माह पूर्व पहले दी जाती है। नेक्स्ट है
जो भी ये सामाजिक अंकेक्षण होगा उसका एजेंडा, स्थान, समय, तिथि का स्पष्ट उल्लेख जरूरी है। इसमें सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा आयोजित किया जाएगा। सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा आयोजित द्वारा किया जाएगा। ठीक है। सामाजिक अंकेक्षण हेतु कोरम ग्राम सभा के समान, मतलब जैसे कि ग्राम सभा में गणपूर्ति होती है, वैसे ही सामाजिक अंकेक्षण में भी कोरम पूर्ति होना ज़रूरी है, गणपूर्ति होना ज़रूरी है। सामाजिक अंकेक्षण की ग्राम सभा एक विशेष ग्राम सभा होती है, मतलब यहाँ पे मेन महत्वपूर्ण जो तथ्य है ग्राम सभा ही है। सामाजिक अंकेक्षण के ग्राम सभा में अध्यक्ष, सरपंच या निर्वाचित प्रतिनिधि को नहीं बनाया जाएगा। तो यहाँ पे अध्यक्ष जो है या तो सरपंच या निर्वाचित प्रतिनिधि को नहीं बनाया जाएगा। ठीक है। सामाजिक अंकेक्षण के ग्राम सभा में। नेक्स्ट है जांच दल के बारे में यहाँ पे देखेंगे। तो जांच दल में जो है न्यूनतम 5 सदस्य होते हैं तथा अधिकतम 7 सदस्य होते हैं। जो भी जांच करने वाले दल होते हैं उसमें न्यूनतम 5 सदस्य होते हैं और अधिकतम 7 सदस्य होते हैं। सदस्य का चुनाव जो है ये ग्राम सभा द्वारा ही किया जाता है, जिसमें 2 पंजीकृत मजदूर भी होते हैं। कितने, अगर जैसे जाँच करना है, अब सपोज यहाँ पे जाँच करने के लिए ग्रुप बनाया जाता है, तो इसमें न्यूनतम कम से कम 5 सदस्य और मैक्सिमम जो है 7 सदस्य होंगे। इस सदस्य को चुनाव जो है मजदूर ही करते हैं, और यहाँ पे ये जो पंजीकृत मजदूर ही होते हैं, जो रजिस्टर्ड मजदूर होते हैं। 1/3 इसमें महिला सदस्य भी होती है। जांच दल का गठन केवल एक ही सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया हेतु होगा। ये जो जांच दल का गठन होगा ये एक ही सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया हेतु होगा। ठीक है। यह स्वैच्छिक कार्य है, मानदेय नहीं होगा। ये एक मतलब स्वैच्छिक कार्य है, अपने स्वेच्छा से करने वाला कार्य है, ये इसमें कोई मानदेय नहीं होगा। अब यहाँ पे जांच दल तो हमने पढ़ लिया, लेकिन इसका कार्य क्या होता है? तो ये जो कार्य करता है, कार्यस्थल का निरीक्षण व नापजोख, मतलब यहाँ पे देखता है कि कार्यस्थल में सही तरीके से काम हो रहा है कि नहीं, उसका निरीक्षण करना। इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी के अभिलेखों की जांच करना, जो भी वो अभिलेख लिख के देते हैं वो चीज़ें यहाँ पे फुलफिल हो रही है कि नहीं, वो यहाँ पे उनका जाँच करना काम है। मजदूरों से पूछताछ करना, ये काम होता है। जाँच का निष्कर्ष व सुझाव देना, जो भी निष्कर्ष निकलता है समराइज करके वो सुझाव देते हैं। सामाजिक अंकेक्षण हेतु कम से कम 15 दिवस पूर्व समस्त अभिलेखों ग्राम पंचायत में उपलब्ध होगा। ठीक है। 15 दिन भीतर जो है, ये 15 दिन पहले जो है, 15 दिन भीतर नहीं, 15 दिन पहले जो है सामाजिक अंकेक्षण होने वाला है। ये चीज़ें जो है ग्राम पंचायत में उपलब्ध इन्हीं लोग कराते हैं। सामाजिक अंकेक्षण वर्ष में 2 बार आवश्यक होगा। ये भी जो है ये जांच दल जो है ये कार्य करता है, इस तरीके से इसका काम होता है। 6 माह में एक बार सामाजिक अंकेक्षण होगा, इसका देख रेख करने वाला भी यही होता है। ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत कार्य का ब्यौरा पूरा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को भेजी जाएगी। तो कहीं ना कहीं जांच दल का यही काम होता है कि जो भी निरीक्षण करना, वहाँ पे निरीक्षण करना, फिर उसके बाद समराइज़ करना, जो भी उनको दिख रहा है जांच करने के बाद उसमें सुझाव देना, मजदूरों से पूछताछ करना, क्रियान्वयन एजेंसी जो भी अभिलेख लिखे हैं उसकी जांच करना। 6 माह में सामाजिक अंकेक्षण होगा, इसके बारे में वो कार्य कर सकता है। 15 दिन के पहले जो है ग्राम पंचायत में उपलब्ध कराता है कि सामाजिक अंकेक्षण होने वाला है। वर्ष में 2 बार सामाजिक अंकेक्षण होने वाला है, इस पे भी वो कार्य करता है। तो ये सारी चीज़ों में वो कार्य करता है। ठीक है। राज्य सरकार के कर्तव्य क्या होते हैं? तो यहाँ पे अब देखेंगे ये जो सामाजिक अंकेक्षण में राज्य स्तर का क्या कर्तव्य होता है। तो तारीख से 1 माह पूर्व सूचित किया जाएगा कि तारीख से 1 माह पूर्व, मतलब जैसे कि 15 मई मैंने बताया कि 15 मई तारीख है सामाजिक अंकेक्षण का, तो इससे 1 महीने पहले मतलब 15 अप्रैल को ये चीज़ बता दिया जाएगा कि सामाजिक अंकेक्षण होने वाला है। सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर चिपकाकर, सार्वजनिक स्थान पर पोस्टर चिपकाकर किया जाएगा। गांव में बुनियादी लगवाकर नोटिस बोर्ड, अखबारों तथा पर्चों के द्वारा भी प्रचार किया जाएगा। ये हमने देख लिया। अब यहाँ पे हो गया, यहाँ तक हमारा सामाजिक अंकेक्षण पूरे तरीके से कंप्लीट हो गया। अगर फिर भी कोई पॉइंट समझ नहीं आता है तो आप लोग इसको बता सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे सूचना का अधिकार अधिनियम। ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे सूचना के अधिकार अधिनियम को। अब ये सूचना के अधिकार अधिनियम से बोलने से क्या समझ आ रहा है? पहले के ज़माने में क्या था, जब ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर राज कर रहे थे तो वो क्या करते थे, वो तो ऐसे भी नहीं चाहते थे कि मतलब उनकी जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो हम तक पहुँचे, मतलब आम जनता तक पहुँचे। तो आम जनता तक नहीं पहुँचेगी तो उनको क्या, वो क्या घपला कर रहे हैं, क्या मतलब
कुछ भी यहाँ पे भ्रष्टाचार कर रहे हैं, किस तरीके से करप्शन कर रहे हैं, ये चीज़ें हमारे तक आएंगी ही नहीं, तो हम क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। तो सूचना का अधिकार अधिनियम इसीलिए लेके आया गया है ताकि जो भी हमारा अपर लेवल का यहाँ पे अधिकारी पोस्ट पे बैठा होगा उसको हर एक जानकारी हम तक पहुँचानी होगी, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी बने रहे। और हम अगर यहाँ पे लगता भी है कि ये जो सपोज़ ये जो अधिकारी है ये भ्रष्टाचार कर रहा है, ये करप्शन कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट हम क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सूचना का अधिकार इसलिए लाया गया है। पहले क्या था कि सूचना का अधिकार अधिनियम जो है ये नहीं लाया गया था, 2005 में ये लेके आया गया। राष्ट्रपति की स्वीकृति इसको 15 जून 2005 में मिली थी और भारत में लागू इसको 12 अक्टूबर 2005 को किया गया था। तो उससे पहले क्या था, कोई भी जो सूचना है आधिकारिक लेवल पे जो भी क्या कार्य हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये कहीं भी आम जनता तक नहीं पहुंच पाता था, कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स पहले के यही चाहते थे कि नॉर्मल लोगों को ये चीज़ें ना पहुंचे, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ें फिर लेके आई गई। तो अब इसको हम स्टडी करते हैं क्या दिया गया है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1) जो है हमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, ठीक है। जनता के विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश का मूल आधार होता है। अब लोकतांत्रिक किसको कहते हैं? लोकतांत्रिक मतलब लोग मतलब हम लोग, जो मतलब यहाँ लोगों से बना हुआ है, तो एक लोगों से बना हुआ यहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला देश का मूल आधार होता है क्या, कि यहाँ पे स्वतंत्रता जो है, जनता के विचार अभिव्यक्ति, जनता का जो भी विचार है वो अभिव्यक्त करना, उनकी स्वतंत्रता है, ठीक है। ये किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश का क्या है, मूल आधार होता है। तो जनता यहाँ पे अभी अपना जो भी विचार है वो अभिव्यक्त कर सकते हैं, उनको इतनी स्वतंत्रता है। ये एक लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब भी यही हो जाता है। गण का मतलब जन, जो लोग होते हैं उनको, ऐसा राज्य जहाँ पे जो लोगों से मिल के बना हुआ है, लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश का मूल आधार होता है, ठीक है। तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो है संसद में पारित हुआ 11 मई 2005 को, ये लोकसभा में पारित हुआ, और 12 मई 2005 को राज्यसभा में पारित हुआ। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली 15 जून 2005 को और भारत में लागू हुआ है ये 12 अक्टूबर 2005 को। अब इस उद्देश्य को लाया क्यों गया? पहले क्या था कि पहले के जब ब्रिटिशर्स जब थे तो ये अपने कानून जो है, अपने नियम अपने अपने में ही बना लेते थे, और हमको कोई मतलब लोगों को, आम जनता को यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं था, तो कुछ भी चीज़ पता नहीं चलती थी। तो यहाँ पे पारदर्शिता बनाने के लिए, प्रशासन में उत्तरदायित्व के गुणों का विकास करने के लिए, लोक प्राधिकारों के में जवाबदेही का निर्धारण, हम उनको जवाब दे पाएँ, ठीक है। लोक प्राधिकारों में जवाबदेही का निर्धारण, प्रशासन में भ्रष्टाचार व सरकार पदों के दुरुपयोग को कम करना। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर ये चीज़ें वो पारदर्शिता बनाए रखेंगे, जो भी चीज़ें आ रही हैं वो ट्रांसपेरेंसी, अगर ठीक है इतना बजट निकला है तो उसके अगेंस्ट इतना पैसा तो आम जनता तक आ ही नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं जनता तो बोल पाएगी ना कि यहाँ से सरकार से इतना पैसे आई है बट यहाँ तक आम जनता तक पैसे नहीं आई हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं पता चलेगा कि कहाँ पे करप्शन हो रहा है। तो इसके लिए भी सूचना का अधिकार अधिनियम बनाया गया है। संवेदनशील सूचनाओं को गोपनीयता बनाए रखना, जो भी संवेदनशील सूचनाएं हैं उनको गोपनीयता बनाए रखना, नागरिकों के लिए सूचना के अधिकार की व्यवहारिक शासन पद्धति को स्थापित करना, ठीक है। तो ये मेन मोटा मोटा यही है कि सूचना का अधिकार अधिनियम इसलिए लाया गया ताकि जो भी सूचना मतलब जो भी आम जनता है उनके तक उनका भी अधिकार है कि उनको भी ये चीज़ें पता चलनी चाहिए कि उनके हित में क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या चीज़ें नहीं हो रही है। कोई भी गोपनीय मतलब कोई भी ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए कि वो ट्रांसपेरेंसी ना हो, ताकि वो कल के डेट पे कुछ हो तो वो क्वेश्चन अराइज ना कर सके। तो इसको कल के सेशन में हम बहुत अच्छे से देखेंगे। आज के लिए बस यहीं पे हम ख़त्म करते हैं, इसके आगे का MCQ हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सामाजिक अंकेक्षण का उद्गम किस देश में हुआ है? तो सामाजिक अंकेक्षण का उद्गम जो हुआ है ये अमेरिका में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है, सामाजिक अंकेक्षण के लिए समीक्षा समिति में कौन कौन शामिल होता है? तो सामाजिक अंकेक्षण के लिए समीक्षा समिति में जो शामिल होने वाला है, यहाँ पे कौन कौन शामिल होता है? तो यहाँ पे होता है, यहाँ पे और भी मतलब ए में यहाँ पे ऑप्शन है 1 और 3 जो है ऑप्शन है। बी में जो ऑप्शन है 1, 2 और 4 ऑप्शन है। सी में है 1, 2, 3 और 5,
और डी में है ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। 2 का आंसर जो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, मतलब पाँचों जो यहाँ पे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट की प्रविष्टियों को भरने की जिम्मेदारी किसकी होती है, तो ये किसकी होती है, ग्राम पंचायत सचिव की जो है ये जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट है सामाजिक अंकेक्षण के लाभ में शामिल है ग्राम पंचायत की छवि के में सुधार होगा, सहभागी प्रजातंत्र मजबूत होगा, राज्य को समुदाय के प्रति उत्तरदायित्व बनाता है, या फिर सभी ग्रामीणों को उनके कर्तव्यों की जानकारी होगी, सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी। तो 4 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा यहाँ पे, तो 4 में देखा जाए तो ग्राम पंचायत की छवि में सुधार होगा, सहभागी प्रजातंत्र मजबूत होगा, राज्य को समुदाय के प्रति उत्तरदायित्व बनाता है, और सभी ग्रामीण को उनके कर्तव्यों की जानकारी होगी, और सरकार के राजस्व में वृद्धि। इससे क्या सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी, भाई ये तो आम जनता के लिए है ना, तो ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में सामाजिक अंकेक्षण इकाई का गठन कब किया गया, तो छत्तीसगढ़ में सामाजिक अंकेक्षण इकाई का गठन जो है ये किया गया था फरवरी 2014 में। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में सामाजिक अंकेक्षण इकाई, इसका गठन छत्तीसगढ़ सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1973 की कौन सी धारा के अंतर्गत स्वशासी संस्था के रूप में किया गया था, ये पारा लिखा हुआ है, ये धारा है, तो ये जो है धारा 7 के तहत किया गया था। छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई का गठन किसके द्वारा किया गया, तो छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई का गठन जो है यहाँ पे किया गया है, 7 का बिल्कुल सही आंसर है, राज्य सरकार द्वारा गठन किया जाता है। छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई की गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो यहाँ पे जो होते हैं मुख्य सचिव जो होते हैं इसके अध्यक्ष होते हैं, जो भी प्रशासनिक लेवल के होते हैं ना वही अध्यक्ष होते हैं। छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण में जो है गवर्निंग बॉडी में कितने सदस्य होते हैं, तो ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, 11 सदस्य यहाँ पे होते हैं। छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई की गवर्निंग बॉडी में सदस्यों के रूप में शामिल यहाँ पे नहीं होगा, शामिल कौन कौन होते हैं, तो सामाजिक से अंकेक्षण विशेषज्ञ, शिक्षाविद, NGO के प्रतिनिधि, ये तीनों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अब हिंदी के हम सेशन यहाँ पे देख लेते हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं विलोम शब्द के बारे में। विलोम शब्द को देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विलोम शब्द का असंगत जो ऑड वन आउट है ऐसा आप कह सकते हैं, इसको छांटना है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा अर्वाचीन का प्राचीन, इति का अथा, ये नहीं होगा यहाँ पे, उपकार का अपकार, या फिर अनुराग का राग। तो यहाँ पे जो असंगत है ये क्या हो जाएगा, अनुराग। अनुराग का क्या हो जाता है, विराग हो जाता है, विराग हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस युग्म में विलोम का सही प्रयोग नहीं हुआ है, तो विलोम का सही प्रयोग यहाँ पे कहाँ पे नहीं हुआ है, तो यहाँ पे देखें तो गरल का जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुधा हो जाएगा, सुधा मतलब अमृत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अनुकूल का विलोम शब्द क्या होगा, अनुकूल का विलोम शब्द जो होता है ये प्रतिकूल होता है। नेक्स्ट है कोप शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, तो कोप शब्द का विलोम शब्द जो है यहाँ पे कृपा हो जाएगा। नेक्स्ट है आवश्यक शब्द का विलोम शब्द बनाने के लिए कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त करना होगा, तो यहाँ पे कौन सा उपसर्ग यूज़ करेंगे, उपसर्ग वो होता है जो शब्द के सामने में लगता है, तो कौन सा उपसर्ग यहाँ पे यूज़ करेंगे जो कि आवश्यक का उल्टा बना देगा, विलोम शब्द बना देगा। तो अन शब्द यूज़ करने से अनावश्यक बन जाएगा जो कि विलोम शब्द हो जाएगा आवश्यक का। नेक्स्ट है विरोधी शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, वाहक, अवरोधी, शत्रु, समर्थक, तो क्या हो जाएगा समर्थक। नेक्स्ट है पीयूष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो पीयूष का जो है विलोम शब्द यहाँ पे होगा विष। नेक्स्ट है विलोम की दृष्टि से असंगत चुनिए, तो असंगत यहाँ पे कौन सा है, तो निषिद्ध का विहित, निर्भीक का सूरवीर, पदारूढ़ का या पदयुच्युत, प्रवृत्ति का निवृत्ति, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही 8 का ऑप्शन जो है निर्भीक का सूरवीर जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रिजु का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, त्रिकोण, सरल, सीधा, वक्र, तो यहाँ पे जो रिजु का विलोम शब्द जो है, रिजु का विलोम शब्द यहाँ पे क्या हो जाएगा, वक्र जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इप्सित का शब्द का विलोम शब्द बताइए, तो इप्सित का जो है विलोम शब्द यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनिप्सित। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विलोम की दृष्टि से सही नहीं है, तो सुबुद्धि, असुबुद्धि, कीर्ति, अपकीर्ति, उत्कर्ष, अपकर्ष, आरोह, अवरोह, जो गलत है उसको बताना है। तो गलत कौन सा है इसमें, सुबुद्धि का असुबुद्धि जो है। नेक्स्ट है विलोम की दृष्टि से
यहाँ पे जो है, यहाँ पे बेमेल को छांटिए ऐसा कहा गया है। तो मतलब जो यहाँ पे जिसका मेल नहीं होता है उसको छांटना है। तो आर्य का अनार्य, उर्वर का अनुर्वर, ऐच्छिक का अनिवार्य या फिर खल का दूरजन। तो यहाँ पे 12 का जो है खल का दूरजन जो है ये बिल्कुल गलत हो जाता है, ये इसका मिलान सही नहीं है। किसमें विलोम युग्म सही नहीं है? तो नत का आनत, मुक्ति का विमुक्ति, शिष्ट का विशिष्ट या फिर संगठन का विघटन। तो 13 का जो सही आंसर है ये संगठन का विघटन जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विलोम शब्द यहाँ पे युग्म सही नहीं है कहा गया है। तो रहित का विरहित, स्मरण का विस्मरण, संकल्प विकल्प या फिर सम्मुख का विमुख। तो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर 1 जो है रहित का विरहित जो है ये सही नहीं है युग्म। नेक्स्ट है इनमें से विकल्प में सही विलोम शब्द कौन सा नहीं है? तो सही विकल्प में मतलब यहाँ पे विलोम शब्द जो कि सही नहीं है, विलोम शब्द यहाँ पे जो सही नहीं है यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो इप्सित का अभिप्सित। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें से विकल्प में विलोम शब्द युग्म है, मतलब किसकी जोड़ी मिलान यहाँ पे सही है? तो 16 में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा रित का अनृत। नेक्स्ट है यहाँ पे ये चीज़ें, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है, इसमें जो क्वेश्चन है इसमें जो सही नहीं है उसको बताना है। ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पे जो शेष भिन्न है यहाँ पे, मतलब इसका क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है 17 का क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है 18 में, और 18 का क्वेश्चन 17 में आ गया है। तो जो भिन्न है उसको बताना है, जो भिन्न है शेष भिन्न है उसको बताना है। तो यहाँ पे अलग कौन सा है? तो यहाँ पे चोरी डकैती जो है ये अलग हो जाता है। नेक्स्ट है 18 जो कि यहाँ पे क्या बताया गया है? सुकृति का। यहाँ पे सुकृति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो दुष्कृति, प्रकृति, प्रतिकृति या फिर अनुकृति। तो 18 का बिल्कुल सही आंसर है दुष्कृति। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? तो परस्पर विलोम शब्द यहाँ पे कौन सा विलोम शब्द नहीं है? तो आज़ादी, गुलामी, इष्ट, अभीष्ट, इप्सित, अनिप्सित या फिर उर्वर, अनुर्वर। तो 19 का जो है इष्ट अभीष्ट, ये जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने 19 तक क्वेश्चन हमने देख लिया। तो अगर यहाँ तक सेशन आपको मज़ेदार लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती होगी तो वो भी आप बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं, आपको इतनी आज़ादी है। ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि ये चीज़ें अच्छी नहीं लगी, प्लीज़ ये वीडियो डिलीट कर दीजिए, ये वीडियो मत लाइए, या फिर जो भी आप कहना चाहते हैं, अच्छा वाक्य भी कहना चाहते हैं, अच्छा सेंटेंस भी कहना चाहते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, आपको इतना छूट है। ठीक है। तो आज तक यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मेरा साथ दीजिए और ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए, आगे कंटिन्यू वीडियो आती रहेंगी। आपका यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने जीवन में सक्सेसफुल ज़रूर हो। थैंक यू सो मच गाइस।